थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। अब इससे पहले मैं कॉल्स का सिलसिला शुरू करूं, कपल ऑफ थिंग्स। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आप लव एंड सपोर्ट इस शो को सोशल मीडिया के ऊपर देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें चैनल को। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। उसके अलावा जब आप शो के अंदर कॉल करते हैं, मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें, ताकि आप शो में मुझसे टेलीफोन पे बात कर लें। उसके बाद जो मेरा जवाब है वो आप टीवी पे सुन लें। इससे पहले कि हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, मैंने थोड़ी सी एक बात बताई थी लास्ट वीक, उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट या थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताना चाहता हूँ, ताकि कुछ लोगों के लिए हेल्प हो जाए। क्योंकि एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि जो प्री सेटल स्टेटस हम अप्लाई करते हैं, जब यूरोपियन नेशनल की बात आती है तो उनकी तो जी हम आईडी शो कर सकते हैं, उनका आईडी कार्ड शो कर सकते हैं, और हम उनको आईडी प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करते हैं, यानी कि जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का, पहले आईडी उनकी प्रूव करनी है और फिर आप ऑनलाइन जाके उनकी एप्लीकेशन प्री सेटल स्टेटस की डाल सकते हैं। कुछ लोगों को इशू ये होता है कि जी अगर हम एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर ड्यूरेबल रिलेशनशिप के ऊपर, या हम फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन नॉन ईए की डाल रहे हैं, तो वो कहते हैं रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे प्रूव योर आईडी पे जाएं, तो उस पर एक सेक्शन है कि मैं आईडी की डिटेल्स डाल सकता हूं, बाद में आई सेंड माई आईडी, तो उस पर आपके वैलिड पासपोर्ट के भी थ्रू आप अपनी प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन डाल सकते हैं, इफ़ यू आर अ नॉन ईए नेशनल। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है तो आप अपनी एप्लीकेशन प्री सेटल स्टेटस के ऊपर डाल सकते हैं, इफ़ यू आर अ नॉन ईए नेशनल, बेस्ड ऑन कि जी मेरे स्पॉन्सर ईए नेशनल है। तो मैंने कहा ये ज़रा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम डिस्कस कर लेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी, जब हम ऐप पे जाते हैं तो वो कहता है रेजिडेंट कार्ड या रेजिडेंट बायोमेट्रिक आपके पास होना चाहिए, लेकिन अगर आप ओवर स्टे रहे हैं वो चीज़ नहीं है। एज लॉन्ग एज वैलिड पासपोर्ट है तो आप फिर भी प्री सेटल स्टेटस एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उसका जो रास्ता है वो वेबसाइट के ही थ्रू है, आपको ऐप के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, बिकॉज एक दो लोगों ने मुझसे काफ़ी डिटेल में उसके बारे में ईमेल पे पूछा था जब मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था। तो अब हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी मेरा सवाल ये था कि हम पहले अजाइलम सीकर थे, तो अभी 2 मंथ्स पहले मेरा बेटा 7 साल का हुआ है, तो हमने फर्दर सबमिशन लिवरपूल में बाय ईमेल भी और बाय पोस्ट भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए 7 ईयर चाइल्ड रूट के ऊपर। तो अभी हमें 2 मंथ्स के बाद आज हमें होम ऑफिस का एक्नॉलेजमेंट लेटर रिसीव हुआ है बाय ईमेल कि हमें आपके क्लाइंट के सब डॉक्यूमेंट्स मिल के हमने एक्सेप्ट कर लिया है। मेरा सवाल ये था कि मतलब अब हमें वीज़ा 2 मंथ्स के बाद जैसे उन्होंने एक्नॉलेजमेंट फिर भेजा है, तो क्या कोविड की वजह से हमारा वीज़े का रिप्लाई भी लेट आएगा, और क्या हमें अब एवरी मंथ इनको चेंज करना चाहिए या फिर हमें जस्ट खामोशी से इंतजार करना चाहिए कि कब तक हमारा वीज़ा लग के आएगा? प्लीज़ मुझे ये बताइए क्या, और क्या कोविड की वजह से ये सारी सिचुएशन लेट है?
कब तक जवाब आने के चांस हैं? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पहले तो अच्छी बात ये कि अब आपके पास ऐसी प्रोविज़न आ गई है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को 7 साल हो गए हैं और मुझे पता है बड़ी मुश्किल से लोग ये टाइम गुजारते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अब कम से कम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ आपका केस अब बनता है कि आप उनको अप्लाई करके केस वीज़ा मांग सकते हैं। नॉर्मली मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 6 महीने का पीरियड होता है जिसमें वो सुकून से बैठें, वेट करें, सब्र करें, और अगर 6 महीने के बाद भी वो आपको डिसीजन नहीं देते तो आप अपने एमपी से रब्ता कर सकते हैं और आपका एमपी लाजमी होम ऑफिस को चेस करेगा आपके बिहाफ पे। तो फिर जितना ज़्यादा आप एमपी के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं उतना वो होम ऑफिस पे प्रेशर डालेगा, और उम्मीद ये की जा सकती है कि वो जल्दी से जल्दी उसका डिसीजन देंगे। मैं ख़ुद कभी कभी 6 महीने वेट नहीं करता, क्योंकि सर्टन क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं जी हमारे बच्चे हैं हमारे पास, हाँ हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कोविड की वजह से, तो प्लीज़ होम ऑफिस को बोलें कि हमें जल्दी डिसीजन दें। तो फिर आपको 6 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी एमपी से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि जितना एमपी प्रेशर डालेगा होम ऑफिस पे उतना जल्दी आपका डिसीजन आने का चांस है। तो नॉर्मल हालात में मैं लोगों को कहता था 6 महीने वेट करें, इन्फॉर्मेशन ये होती थी, लेकिन अब कोविड की वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 महीने हुए, मे बी 1 और मंथ वेट कर लें और फिर 3 महीने बाद अपने एमपी से बात करें। और कोविड की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर बात है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हर एक को हैं इस वक्त, तो आप थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी प्लीज़ मेरा डिसीजन जल्दी दें। ज़ाहिर बात है अब ये तो फोर्स नहीं कर सकते वो आपको वीज़ा दें, जो चीज़ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि होम ऑफिस जल्दी से जल्दी आपका डिसीजन दे। बाकी मैं दुआ गो हूँ कि आपको वीज़ा मिल जाए इंशाल्लाह। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो, अपना सवाल पूछ लें भाई और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तारिक साहब, मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि मेरी वाइफ जो है स्पाउस वीज़े पे है और उसका एक्सटेंशन हो गया है, लेकिन अभी इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर। लेकिन मुझे ये पूछना है कि मैं वी हैव अ बेबी नाउ, शी 10 मंथ्स ओल्ड, और मैं क्योंकि हम दोनों काम कर रहे हैं, वो बैक टू वर्क जाना चाहती है, तो जो हम जो नर्सरी को पे करेंगे उसके चाइल्ड केयर के लिए, वो आता है एज ए यूनिवर्सल क्रेडिट। क्या हम वो क्लेम कर सकते हैं? नहीं। और वो जो भी है टैक्स 20% जो आप पे करते हो, 20% आपको वापस मिलता है इसका। तो आप प्लीज ये मुझे जो इसका बता सकते हैं कि पब्लिक फंड में आता है कि नहीं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जब आप यूनिवर्सल क्रेडिट अप्लाई करते हैं तो वो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड के अंदर आता है, बिकॉज वो कपल को मिलता है, तो वो एक टेक्निकल इशू आ जाता है। और ज़ाहिर बात है कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी हम अगर अपनी कंडीशन हटाते हैं रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की तो होम ऑफिस आपको 10 ईयर रूट के ऊपर डाल देता है। तो वो एक टेक्निकल ग्रे एरिया है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड मांगते हैं, और ज़्यादातर ये जो फ़ंड्स होते हैं ये कपल की बेस के ऊपर मिलते हैं, तो फिर वो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड के लाता है। अब प्रैक्टिस में होम ऑफिस उसकी क्या पेनल्टी आपके ऊपर लगाता है, वी डू नॉट नो, बिकॉज देखने में आया है कि सेटलमेंट के वक्त तक तो होम ऑफिस थोड़ा सा लीनियंसी शो करता है, लेकिन जब नेचुरलाइजेशन की बारी आती है तो होम ऑफिस बिल्कुल मुड़ के कहता है कि हमने आपको इजाज़त नहीं दी थी रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड की आपकी वाइफ को, लेकिन जब आपने क्लेम किया तो ऑटोमेटिकली उनका क्लेम भी साथ था। सो कहने का मतलब है कि क्योंकि आपकी अगले साल इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की भी एप्लीकेशन है, तो बेहतर ये है कि आप कानून को फॉलो करें और कोई ऐसा बेनिफिट ना क्लेम करें जो आपकी वाइफ के वीज़े पे एडवर्सली इफ़ेक्ट हो सकता हो। मुझे बाकी तो आपकी लाइफ के मेरिट नहीं पता और एलिजिबिलिटी नहीं पता कि किस बेसिस पे आपने यूनिवर्सल क्रेडिट उनसे मांगा था, लेकिन अगर आपकी वाइफ का नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड है तो यूनिवर्सल क्रेडिट वाले भी इस बात को रेस करते हैं। तो वन हैज़ टू बी केयरफुल, स्पेशली जब आपकी सेटलमेंट एप्लीकेशन है नेक्स्ट ईयर। हाँ, ये ज़रूर होम ऑफिस की पॉलिसी है कि अगर आपका टेम्परेरी फ़ंड्स लैप्स हो गए हैं तो टेम्परेरी तौर पे अगर आप रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड लेते हैं तो हम उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन देखने में यही आया है कि रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड जिनको इजाज़त नहीं है उनको रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और आपने जो जिक्र किया था चाइल्ड केयर का, वो एक टोटली अलग हिस्सा है, वो कहीं आपको क्लेम बैक नहीं होता, वो आपको उल्टा पे करना पड़ता है। वो अलग बात है कि अगर आप कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो वो क्लेम बैक होता है।
थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। जी अपना सवाल पूछ ले। हेलो। जी जी मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता कर लें, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं अपना सवाल पूछूं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी 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 अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी सर वो मेरा सवाल ये है कि पहले तो ये है कि आपको सलाम और पूरी सलाम, वालेकुम और अस्सलाम। दूसरा ये है कि सर मुझे यहाँ पे आए हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं ना। तो अब ये है कि मैंने दो साल हो गया, मुझे कोई आंसर भी नहीं आ रहा। तो मेन जो मेरा क्वेश्चन वो ये है कि जो लाइफ आधी से ज्यादा लाइफ जो है ना वो इस मुल्क में गुजर चुकी है, तो क्या मुझे ये मुझे सिर्फ थोड़ा सा बता दे कि वो जो आधी लाइफ का जो बच्चे की यहाँ पे गुजर जाए तो उसका क्या रूल है। और एक आप तो ये सर, या बच्चे की एप्लीकेशन की बात करें, अपनी एप्लीकेशन की। सर वो मैंने एप्लीकेशन डाली हुई थी अपनी ना, तो मेरे साथ में मेरे 2 बच्चे थे ना। एक बच्चा जो मेरा 24 साल का हो गया और बेटी मेरी जो है ना वो 20 से ऊपर हो गई है। तो जब वो यहाँ पे आई थी वो 10 साल की थी। अच्छा अभी तो कितने साल की हो लाइफ गई से है? ज्यादा लाइफ उसकी यहाँ पे अभी कितने साल की होगी? अभी सर वो 20 से ऊपर हो गई है। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। ऑलराइट, और तो कोई सवाल नहीं है आपका? ऑलराइट, आई थिंक आप चले गए हैं तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखें जो 2012 के कवानीन आए थे जुलाई में, उसमें जो एक बड़ा पॉपुलर कानून है जो हर एक को, जिसके बारे में आप पता है कि जी अगर आपके बच्चे को यहाँ 7 साल हो जाएं तो बच्चा अप्लाई कर सकता है और माँ बाप को बच्चे के साथ वीज़ा देते हैं, और बच्चे की डेफिनेशन ये है जो 18 साल से कम उम्र का हो। एक और उस कानून में शिरक आई थी या शर्त आई थी या एक सेक्शन आया था जिसमें उन्होंने ये बोला कि जिसकी उम्र 18 से 25 के बीच पे है, आई थिंक 24 है या 25 है, मुझे एकदम अभी याद नहीं आ रहा, आई थिंक 25 ही, अगर 24 वो डेट लिखी हुई तो मेरी अपॉलॉजीज़, पर आई थिंक 18 से 25 है। अगर उसके बीच में कोई एप्लीकेंट है और उन्होंने अपनी आधी लाइफ इस मुल्क में गुजार ली है तो उनको यहाँ वीज़ा मिल जाना चाहिए। तो सिर्फ उनकी कंडीशन ये है कि अगर उन्होंने आधी लाइफ गुजारी है तो उनको ऑटोमेटिकली, यहाँ ऑटोमेटिकली तो नहीं, उनको अप्लाई करना पड़ेगा लेकिन उनको वीज़ा मिलेगा, उनको और कोई कंडीशन फुलफ़िल नहीं करनी। लेकिन जो ऐसे होते हैं जो 18 से 25 के बीच में और उनको आधी लाइफ की बेस पे वीज़ा मिल रहा है, उनके पेरेंट्स को नहीं मिलता ऑटोमेटिकली। जिस तरह मैंने भी अर्ज़ किया ना कि जो बच्चे होते हैं जो 18 से कम है, अगर उनको वीज़ा मिल जाए तो फिर पेरेंट्स को साथ ही मिल जाता है, लेकिन जो 18 और 25 के बीच में उनको हाफ द लाइफ के ऊपर मिल रहा है तो उनके पेरेंट्स को उनकी वजह से फिर नहीं मिलता, बिकॉज दे आर डीम्ड अडल्ट। वो अलग बात है कि पेरेंट्स ह्यूमन राइट के ऊपर फिर वीज़ा क्लेम करें कि जी हम एक फैमिली यूनिट है, हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए, वो एक टोटली अलग मैरिट है उस एप्लीकेशन में, और वो फिर आपसे और बड़ी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं उसके लिए। लेकिन आपका सवाल ये था कि जी चांस क्या है या उनको मिलेगा या नहीं, तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर बच्चों ने, या इधर बच्चे तो नहीं रहे, अब 18 से ऊपर हो गए, लेकिन अगर उन्होंने अपनी हाफ द लाइफ इस मुल्क में गुजार ली है एंड दे अंडर 25, तो फिर होम ऑफिस उनको वीज़ा देगा बिल्कुल। तो अब मुझे बाकी तो आपके केस के नुक्तात या पॉइंट्स नहीं पता, लेकिन ये ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन होती है, इसमें होम ऑफिस देता ही देता है। जिस तरह के 7 ईयर में फिर भी आपको कंडीशन मीट करनी पड़ती है कि इट इज़ नॉट रीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम, इसमें ऐसी कोई और कंडीशन नहीं है। एज लॉन्ग एज हाफ द लाइफ है उन्होंने वीज़ा देना है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, अपना सवाल पूछ लें। हाँ, मेरा सवाल ये है जी, हम लोग जैसे अभी गवर्नमेंट ने निकाला है कि NHS में जो अप्लाई करेगा उसका फीस नहीं लगता है, इतना NHS में काम करता है जो। जी जी तो हम लोग के पास वो है, अभी वो 7 ईयर के बेस पे मिला था हम लोग को जी। लेकिन हमारा लड़की उधर काम करता है NHS हॉस्पिटल में, अप्रेंटिसशिप करता है। तो क्या अगर वो जब 2.5 साल का मिला था वीजा उसको डिस्कशन ले लो ऊपर, तो अभी क्या अभी हम लोग अप्लाई करेगा तो क्या हम लोग को देना पड़ेगा चार्ज, नहीं देना पड़ेगा? सब वो जो वाइफ है वो भी काम करता है, वो
केयर में काम करता है, केयर में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और एक और सवाल है जी जी सर, वो दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग का जो बेटा है वो भी इधर ब्रिटिश हो गया है 10 साल के बाद, क्या वो बेनिफिट लेता है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात बेनिफिट की है, जो बच्चा ब्रिटिश हुआ है 10 साल बाद वो स्टिल भी माइनर है, तो चाइल्ड बेनिफिट ही वो क्लेम करेगा। उसके अलावा तो आई डू नॉट नो आप कौन से बेनिफिट की उसके लिए बात करें, बिकॉज जो मेन एप्लीकेंट होंगे वो तो पेरेंट्स ही होंगे। हाँ, चाइल्ड बेनिफिट है वो ले सकता है बिकॉज वो बच्चा ब्रिटिश सिटीज़न है। जहाँ तक आपकी बात NHS की है, वो जो प्रोविज़न है पहले ये देखना है कि उन्होंने सर्टन कैटेगरीज दी हैं कि अगर आप ये वाले वर्कर हैं NHS में तो हम आपको 1 साल का फ्री वीज़ा देंगे, और अगर आपका अक्टूबर के बाद वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो आपको नॉर्मल एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो वो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपकी फैमिली के अंदर मेन एप्लीकेंट है जो NHS के लिए काम करें, पहला ये देखना पड़ेगा कि क्या वो उनमें से एक जॉब करें जो उन्होंने लिख के दी है, और फिर देखना सेकंड ये पड़ेगा कि आपको 1 साल का फ्री वीज़ा चाहिए या आपको 2.5 साल का वीज़ा चाहिए, और आपका वीज़ा ख़त्म कब हो रहा है। तो वो एक 2 कंडीशंस हैं जो आपने देखनी है। कुछ लोग मुड़ के कहते हैं जी हमें तो 1 साल के फ्री वीज़े का कोई फ़ायदा नहीं, हमें पूरे 2.5 साल का ही चाहिए बिकॉज ऑफ जॉब की वजह से, या क्योंकि ज़ाहिर बात है 1 साल का वीज़ा अगर सिर्फ मिलता है या कम पीरियड का मिलता है तो लोगों को जॉब में भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। तो पहले किसी से आप रब्ता कर लें कॉम्पिटेंट पर्सन से, ताकि वो ये देख ले कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन या जो टाइटल है आपके फैमिली मेम्बर का वो उस लिस्ट में आता है जिनको ये बोला गया कि हम 1 साल का फ्री वीज़ा देंगे सब्जेक्ट टू अगर आपका अक्टूबर से पहले वीज़ा ख़त्म हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें आपको पहले चेक करनी पड़ेंगी। मुझे बताया जाता है कि हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कॉल लेते हैं इस शो के लिए तो प्लीज़ आप ये कोशिश करें कि आप टीवी पे मेरी आवाज़ ना सुने, टेलीफोन पे ध्यान दें, जबकि जब मैं आपसे हेलो मुखातिब हूँ तो आप अपना सवाल पूछ लें और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। ब्रेक पे जाने से पहले अगेन जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद विल टेक सम मोर कॉल्स और फिर बात हमारी जारी रखेगी। तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तारक साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारक साहब मैं परवेज बोल रहा हूँ, राजा परवेज बेडफोर्ड से। जी परवेज भाई। सर मेरा एक सवाल है। मेरी वाइफ जून 2015 में आई थी है जी स्पाउस वीजा पर जी। तो उसको एक बार 2.5 साल का वीजा मिला, फिर 2.5 साल का वीजा मिला। अब जो ये मार्च आ रहा है 2021, इसमें उसको फिर अप्लाई करना है। क्या इस बार परमानेंट देंगे? एक सवाल। ओके। और दूसरा है कि कल मैं किसी वकील साहब ने से पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर हार्डशिप की वजह से आपके पास फीस के पैसे नहीं हैं तो वो वाले माफ कर देते हैं। हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन ली, मैं अर्ज कर देता हूँ। अच्छा, तो आप प्लीज बताएं कि ये कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है? अगर कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है तो वो कहाँ से अवेलेबल है? ओके सर, और मैं अर्ज कर देता हूं। तीसरी बात यह है कि मेरी वाइफ इस अक्टूबर में पाकिस्तान जाना चाहती है। क्या कोई क्लोज है कि वो 6 मंथ पहले बाद में नहीं जा सकती, या 6 मंथ अगर रहते हों तो वो नहीं जा सकती? ऐसी कोई बात है तो अभी प्लीज मुझे आप टेलीविजन पर बताओ। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी आपकी सर। लेकिन पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो सेटलमेंट एप्लीकेशन होती है, जब आप अपेंडिक्स FM के ऊपर आते हैं तो नॉर्मली आपको 2.5 साल और 2.5 साल 2 साल के वीज़े मिलते हैं। सेटलमेंट के लिए कानून ये कहता है कि अगर आप
60 months स्पाउस वीज़े पे हैं, क्योंकि अगर आप 2.5 साल प्लस 2.5 साल को ऐड करें तो 60 मंथ से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कभी लोग 3-4 महीने लगाते हैं दोबारा सेकंड वीज़ा देने में, और ज़ाहिर बात है वीज़ा 27 मंथ का लगता है, थोड़ा 2.5 साल से ऊपर का लगता है, तो अक्सर लोग वीज़े को काउंट करते हैं। तो वीज़े को आपने काउंट नहीं करना। जब आप इस कंट्री पे आ जाते हैं स्पाउस वीज़े पे, एज लॉन्ग एज आपका स्पाउस वीज़ा है, 60 मंथ्स जब आपको 60 महीने पूरे हो जाएं, आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी एक्सटेंशन भी बीच में हुई थी उसमें आपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है। तो अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि आपकी वाइफ जून 2015 में इस मुल्क में आई थी, तो पहली तो बात यह है कि जून 2020 में उनको इस मुल्क में 5 साल पूरे हो जाते हैं। तो अगर आपने जो बीच वाली एक्सटेंशन है वो पैसे शो करके दिखाई थी, मीनिंग मैंने ऐसे पैसे शो करके कि जी मेरी इनकम 18,600 है, जो अगर वो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल, अगर वो आपने पूरी करके दिखाई थी और आप 5 ईयर रूट के ऊपर ही हैं, तो फिर आपको अप्रैल 2021 या 2 जो भी अभी आपने अर्ज़ किया उस पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वाइफ के जब 60 मंथ्स पूरे हो जाते हैं स्पाउस वीज़े पे, वो सेटलमेंट अप्लाई कर सकती हैं। वो अलग बात है कि अगर आपने बीच में 10 ईयर रूट पे स्विच कर लिया हो बिकॉज किसी वजह से आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहे थे, तो फिर बिल्कुल दुरुस्त है कि आप फर्दर एक्सटेंशंस लेंगे और जब उनको 10 ईयर्स प्राइवेट फैमिली लाइफ वाले जो वीज़ा देते हैं उस पर पूरे हो जाएंगे, फिर वो सेटलमेंट अप्लाई करेंगे। तो पहली तो ये बात क्लैरिफाई कर दूँ, बिकॉज अक्सर लोग जो 60 मंथ्स हैं वो वीज़े के काउंट करते हैं, अगर बीच में नया स्टैंप लगे उसको नहीं। अगर बीच में आपने एप्लीकेशन का 8-9 महीने वेट भी किया था एक्सटेंशन का, एज लॉन्ग एज वो इन टाइम एप्लीकेशन थी, तो वो सारा पीरियड लीगल पीरियड काउंट होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्निकली इस चीज़ को किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से पहले पूछ लें, ताकि ये ना आप फजूल में 1 साल एक्स्ट्रा वेट करें और आपका पीरियड पूरा हो गया हो। अब आ जाते हैं हम फ़ी वेवर के ऊपर। सर्टन एप्लीकेशंस जिसमें मेनली ह्यूमन राइट एप्लीकेशंस की बात होती हैं, ये जो आपकी एप्लीकेशन डलती हैं एफपी के ऊपर, इन पे वो लोग फ़ी वेवर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेटलमेंट एप्लीकेशन के ऊपर, नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशंस के ऊपर फिर वो फ़ी वेवर को एक्सेप्ट नहीं करते। सो कहने का मतलब है कि अगर आप फ़ी वेवर अप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप ये देख लें कि आप कौन सी एप्लीकेशन डाल रहे हैं और आया वो एप्लीकेशन फ़ी वेवर के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। होम ऑफिस की वेबसाइट पे उन्होंने दी हुई हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस फ़ी वेवर के लिए हम एक्सेप्ट करेंगे। तो कभी कभी लोग फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करते हैं नॉट रियलाइजिंग कि उस एप्लीकेशन पे फ़ी वेवर है ही नहीं। अब आ जाते हैं फ़ी वेवर के अपने ऊपर। होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके एक एप्लीकेशन होती है जो आपको पूरी करनी पड़ती है फ़ी वेवर के लिए, उसका लिंक भी होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर है, और तकरीबन आजकल महीने 1.5 महीने में होम ऑफिस आपको अपना डिसीजन दे देता है, और अगर वो फ़ी वेवर आपकी एक्सेप्ट हो जाए तो वो आपको ख़ास कोड देता है जो वैलिड होता है सिर्फ 10 दिन के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस 10 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन डाल दें, बिकॉज अगर आप एप्लीकेशन उस टाइम के अंदर नहीं डालेंगे तो फिर आपको दोबारा से फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। आई थिंक यही बातें थी जो आपने बोली। हाँ, आपने बोला अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल जाएं, एज लॉन्ग एज वो 6 महीने के पहले वापस आ जाएं, इट्स फाइन। वो जो 6 महीने का पीरियड है वो होता ये है कि एक चीज़ है कि आपका जो 5 साल का पीरियड है इस मुल्क में वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस पीरियड उस वक्त ब्रेक हो जाता है जब आप मुल्क से 6 महीने से ज़्यादा एक ही बारी में बाहर रहें। तो इस चीज़ को लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करके समझ लेते हैं। सो ये सारी बातें थी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैं 2011 में यहाँ स्टूडेंट आया था, तो मेरे पास 1 साल का वीज़ा था जी। फिर मैं 3 साल इधर इलीगल रहा। 2014 में मैंने असाइलम किया, 2015 मुझे उन्होंने रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया, 5 साल का वीज़ा दे दिया था जी। तो वो ख़त्म हो गया। अभी मुझे इन्होंने इंडेफिनेट दिया है। मेरा सवाल ये है कि मैं इंडेफिनेट के 1 साल के बाद सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, और मुझे 10 साल लीगली पूरे करने पड़ेंगे। ओके, अब ज़रा मेरी ज़रा बात गौर से सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई करते हैं वो 10 साल पीछे जाते हैं और मुझे 10 साल लीगली पूरे करने पड़ेंगे। जी। तो जब वो वापस 10 साल जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि अगर उसमें कोई ओवरस्टे पीरियड तो नहीं था। अगर उसमें कोई ओवरस्टे पीरियड था तो जनरली
دیکھنے میں آیا ہے کہ ہوم آفس والے پھر آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیتے ہیں. وہ آپ کو لکھ کے بھی ساتھ دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ کے بعد آپ نیچرلائزیشن اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میں ایک بات بتا دوں, کیونکہ لاسٹ ویک میں کسی کو جانتا ہوں, انہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا طارق بھائی میرا اوور اسٹے پیریڈ تھا, میں نے پھر بھی ہمت کر کے 1300 پاؤنڈ دے کے اپلائی کیا اور ہوم آفس نے مجھے نیچرلائزیشن دے دی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوم آفس چاہے تو اس کو اوور لک بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ پالیسی کو فالو کریں, اور زیادہ تر جو ہوم آفس کرتا ہے سے 10 میں سے 8 کے اندر وہ یہی کرتا ہے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کرے گا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ میں شاید ان 2% میں 20% میں آ جاؤں جن کو وہ دے دیتے ہیں ڈسپائٹ اوور اسٹے, ایز لانگ ایز آپ اس کی ریزن دیں کہ اوور اسٹے کیوں ہوا تھا. بیکاز دیکھیں یہ اوور اسٹے پیریڈ ڈسکریشنری ہوتا ہے گڈ کیریکٹر کے اندر. تو اگر آپ اپنی ریزن دیں گے جس وجہ سے میرا اوور اسٹے ہوا تھا, پھر آپ ہوم آفس کے رحم و کرم پہ ہیں کہ وہ آپ کو پھر بھی نیچرلائزیشن دیں یا نہ دیں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں, اگر وہ نہیں دیں گے, دے آر ود ان دیئر رائٹ ٹو سے نو ٹو یو, اور آپ کے 1300 پاؤنڈ بھی ضائع ہوں گے جو آپ نے نیچرلائزیشن اپلیکیشن کے لیے 1200 جو بھی فیس ہے آپ نے پے کی تھی. تو دیٹ از سم تھنگ جو آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن اگر آپ رول آف تھم کے اوپر چلیں گے تو اگر آپ کا اوور اسٹے پیریڈ تھا تو ہوم آفس آپ کو ریفیوز ہی کرے گا جب تک آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس لاٹ نہیں ہوا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہیلو. ہلو طارق بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق بھائی, پہلے تو میں سب کالر کی طرف سے آپ کو تھینک یو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ سب کی مدد کرتے ہیں. اتنی اسٹریسفل سچویشن میں سب آپ فون کرتے ہیں اور آپ سب کا اتنی پیشنٹلی جواب دیتے ہیں, تو سب کی طرف سے میں آپ کو تھینک یو. تھینک یو سو مچ بھائی. مارکیٹنگ کے 2.5 پاؤنڈ آپ کے پکے ہو گئے. سر آپ ایسے ہی پلیز مدد کرتے رہنا. سب کو بہت اسٹریسفل سچویشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کو سب یہ فون کرتے ہیں, اور آپ سب کی بہت اچھے طریقے سے مدد کرتے ہیں جتنی آپ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. تو طارق بھائی میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ میں نے انڈیفینٹ لیو ٹو میں مجھے مل گئی ہے 2020 میں, جنوری 2020 میں. ایئرس لانگ روٹ پہ تھا وہ. تو میں نے سپر جو ایک دن میں جو اپلیکیشن ہوتی ہے, ایک دن میں آپ اس کو ڈیسیزن مل جاتا ہے, تو مجھے انہوں نے ایکسیپٹ کر کے انہوں نے ڈیسیزن مجھے ود ان اے ویک دے دیا تھا. اس کے بعد طارق بھائی میرا ایک لڑکا ہے, اس کا وہ اس کو 2 سال کا تھا وہ, تو اس کو جنوری میں جب 2 سال کا ہو 2020 میں, تو اس کو برٹش نیشنلٹی مل گئی تھی. اس فروری میں اس کو 2020 میں برٹش نیشنلٹی مل گئی تھی. مگر ابھی پاسپورٹ اپلائی کیا ہے, اور پھر اسی فروری میں 2020 میں میری وائف کا انڈیفینٹ فردر لیو ٹو ریمین ہم نے اپلائی کیا تھا. تو اس کا ابھی تک ڈیسیزن نہیں آیا. ہلو طارق بھائی, آپ سن رہے ہیں؟ جی جی. وہ طارق بھائی ابھی وہ پروسیس نہیں ہوئی اپلیکیشن. تو ہوم آفس نے 3 مہینے پہلے ہمیں پوچھا تھا کہ آپ کو, اگر ہم نے ان سے اپنا کنسرن کیا تھا کہ ہوم آفس سے کہ ہمیں ایسی سچویشن ہے, میری وائف 10 سال کی لانگ روٹ کی اپلیکیشن اب ستمبر میں جو ہے وہ 10 سال کے لانگ روٹ پہ آ جائے گی. تو انہوں نے میرے کو, ہوم آفس والوں نے میرے کو بھیجا تھا کہ آپ کسی سے کنسرن کر کے, کسی سے صلاح لے کے آپ دیکھیں کہ آپ اگر اپنی اپلیکیشن ویری کر سکتے ہیں. تو ستمبر میں 10 ایئرس میری وائف کو ہو جائیں گے اس کنٹری میں لافلی. اور اب میں نے سوچا ہے کہ ہم اپلیکیشن جو اس کی چینج کر لیں, سیٹ ایل آر جو ہوتی ہے, جو لانگ روٹ ہوتی ہے, جو میں نے اپلائی کری تھی وہی کرتے ہیں. تو میں پوچھ رہا تھا کہ ہم سب کچھ یہ جو کر رہے ہیں ہم یہ ٹھیک راستے پہ ہیں, ایک دم ٹھیک پاتھ پہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم سیٹ ایل آر اپلائی کرتے ہیں وائف کے لیے, لانگ ریزیڈنسی جو ہے, اس میں ریفنڈ کا جو پروسیس ہے سر وہ کیسے ملے گا؟ کیونکہ ہم نے پچھلی اپلیکیشن میں جو فردر لیو ٹو ریمین تھی اس میں IHS بھی پے کیا تھا. کیا وہ بھی ریفنڈ ہو جائے گا اور کیا اپلیکیشن کا بھی ریفنڈ ہو جائے گا؟ آپ پلیز طارق بھائی جان آپ پلیز مجھے بتائیں کہ ہم رائٹ پاتھ پہ ہیں اور ریفنڈ کا کیا پروسیس ہے. آپ پلیز مجھے بتا دیں. پہلے میں ریفنڈ کو کلیریفائی کر لیتا ہوں کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے, پھر میں آتا ہوں. یہ کمپلیکس نہیں ہے لیکن اس میں 1-2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں 10 ایئر کے اندر. پہلے تو میں ریفنڈ ایزلی بتا دیتا ہوں. ہوم آفس کی پالیسی یہ ہے کہ اگر ہم نے ڈیسیجن نہیں لیا آپ کی اپلیکیشن پہ اور اپنی اپلیکیشن وڈرا کرتے ہیں, ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے. تو وہ اپلیکیشن فی بھی واپس کر دیں گے اور وہ آپ کا IHS بھی واپس کر دیں گے اگر انہوں نے ڈیسیجن ابھی تک نہیں لیا ہے. لیکن اگر وہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کچھ بھی کرنے کا, تو وہ پیسے آپ کے گئے. تو ریفنڈ کا تو یہ اسٹریٹ فارورڈ پروسیس ہے. تو مومنٹ آپ اپلیکیشن اپنی ریفنڈ کرتے ہیں, وڈرا کرتے ہیں, اگر ہوم آفس نے ڈیسیجن نہیں لیا تو وہ پیسے آپ کو واپس کریں گے. اب آ جاتے ہیں 10 ایئر کے اوپر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کی
10 ईयर एप्लीकेशन है वो सितंबर में आपका टाइम पूरा होना है। सेकंड बात है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल उसको वेरी करने के लिए, बिकॉज अगर होम ऑफिस ने अपनी डिस्क्रेशन अप्लाई की तो फिर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर होम ऑफिस ने अपनी डिस्क्रेशन अप्लाई नहीं की तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज टेक्निकली जब आप एप्लीकेशन वेरी करते हैं तो जो डेट ऑफ वेरिएशन होती है वो ओरिजिनल एप्लीकेशन की होती है। तो होम ऑफिस कैन कम बैक एंड से होल्ड ऑन अ सेकेंड, ओरिजिनल एप्लीकेशन की डेट पे तो आपके 10 ईयर्स पूरे हुए नहीं थे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक एरिया है, लेकिन अगर होम ऑफिस कहते हैं ना सख्ती पे उतरे तो यू हैव टू टेल यू कि भाई क्या क्या हो सकता है। फिर कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी हम वेरी नहीं करते, हम विड्रॉ करके नई एप्लीकेशन डाल देते हैं। वो भी बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आप विड्रॉ करते हैं आपका सेक्शन 3C ख़त्म हो जाता है, और अगर अगले दिन भी आप नई एप्लीकेशन डाल दें एक दिन का गैप आ जाता है। फिर इशू ये है, मैंने उसके ऊपर बड़ी वीडियो भी की, आप देख लें कि अगर होम ऑफिस आपका कहता है कंटिन्यूस रेजिडेंस ब्रेक हो गया आपका, और पार्ट 5 की बजाय पार्ट 1 की बेसिस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करता है, तो फिर भी आप फंस के, क्योंकि आप फिर ये भी नहीं आर्ग्यू कर सकते कि जी हमारा गैप सिर्फ एक दिन का है अंडर इमिग्रेशन रूल 39E, आप एग्जेम्प्ट करें इसको। वो कहेंगे नहीं ओवरस्टे को हम नहीं करते। तो ये बड़ा आप समझे कॉम्प्लेक्स एरिया नहीं है, बट बड़ा देखभाल के ये काम आपको करना है। तो या तो बेहतर ये है कि पहले अपना चुप करके FLR FP जो आपने अप्लाई किया हुआ या M जो भी वीज़ा लिया उस पर वीज़ा ले लें, और उसके बाद जब वीज़ा इशू हो जाए आप लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम क्योंकि पैसे हमारे डबल लगेंगे, हम ये चाहते हैं कि या उसको वेरी करें या विड्रॉ करके हम दोबारा अप्लाई करें, यही दो ऑप्शंस हैं, दैन इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से आराम से बैठ के ये बात समझ लें जो मैंने भी आपको बोली है, ताकि फिर आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि अगर होम ऑफिस ने खुदा ना खास्ता अपनी डिस्क्रेशन आपके हक में इस्तेमाल ना की, जो कि करनी चाहिए, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन, तो गलत चीज़ भी क्या हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोस एंड कॉन्स को वे करें, उसके बाद ये स्टेप उठाएं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करें, उनसे डिस्कस करें कि अगर हम वेरी करते हैं क्या चांसेस हैं, और अगर होम ऑफिस ने ना दिया तो हमारे पास क्या रह जाता है, और अगर हम विड्रॉ करके करते हैं तो फिर क्या होगा हमारे साथ। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से इन दो चीज़ों को पूछ लें, देन मेक अ डिसीजन कि आपको वेरी या विड्रॉ करना चाहिए या नहीं। इट इज़ नॉट दैट सिंपल नाउ बिकॉज ऑफ अहमद केस लॉ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर जी आपसे दो सवाल पूछना था प्लीज़। आप आराम से पूछ लें, लेकिन जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा, बिकॉज मुझे बताया जा रहा है कि अब हमारा ब्रेक का टाइम है, तो मैं सवाल ज़रूर सुन लूँगा, लेकिन जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा। बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर जी, बात यह है कि वाइफ मेरी 2012 में आई थी स्पाउस वीज़ा पे, और उसको 10 ईयर रूट पे उन्होंने डाला, तो अब उसकी एक्सटेंशन जानी है दोबारा। पर यह है कि जो फाइनेंशियल आपका होता है उसका मेरा इशू हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जॉब लॉस हो गई थी। तो अभी यूनिवर्सल क्रेडिट है, तो क्या यूनिवर्सल क्रेडिट वो इनकम के तौर पे लेते हैं? और दूसरा उसका ये है कि इसी को फॉलो अप कि मेरा 7 साल का हमारा, तो अगर उसको वो यूनिवर्सल क्रेडिट को नहीं एक्नॉलेज करते तो क्या हम अपने बेटे की बेसिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? और बस यही दो सवाल थे। नॉट अ प्रॉब्लम मेरे भाई। अभी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे मैं सबसे पहले आपका जवाब दूंगा एंड देन वील कैरी ऑन। सो ब्रेक पे जाने से पहले मैं जो लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू फॉर दैट। अब हम लोग ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पे वापस आके मैं पहले इनका जवाब दूंगा, देन आई विल टेक सम मोर कॉल्स फॉर द लास्ट सेशन ऑफ आवर शो। सो इंशाल्लाह ताला वी सी यू आफ्टर। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले किसी की कॉल आई, उन्होंने कहा कि तारिक भाई हम लोग 10 ईयर रूट के ऊपर हैं, तो मैं यूनिवर्सल क्रेडिट भी ले रहा हूं, तो पहले मैं अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपसे पूछना चाहता हूं और फिर जारी बात है कि फ़ीस अब मेरी आजकल जॉब पे भी खर्च पड़ा हुआ है। तो देखें, पहली बात तो ये कि अगर आप 10 ईयर रूट के ऊपर हैं तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करने की आपको ज़रूरत नहीं, और मे बी इसी वजह से उन्होंने आपको 10 ईयर रूट पे डाला है। तो अगर आप कोई बेनिफिट ले भी रहे हैं तो डजंट मैटर, बिकॉज 10 ईयर रूट पे आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है और अभी आपकी एप्लीकेशन की एक्सटेंशन है, तो आप बिल्कुल फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं होम ऑफिस से। जो फ़ी वेवर एप्लीकेशन होती है वो होती इस वजह से है कि जी मेरे पास अभी ऐसे पैसे नहीं है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ये फ़ीस जो 2100 होती है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मैंने उस पर शो भी किया है, आजकल काफ़ी लीनियंट है होम ऑफिस, एंड देयर इज़ अ गुड चांस कि वो शायद आपको फ़ी एग्जेम्पशन दे दें। तो ज़रूर आप ट्राई करें फ़ी वेवर के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है फॉर द 2100 पाउंड्स जो होम ऑफिस की फ़ी है। और उसकी फ़िक्र ना करें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, बिकॉज आप ऑलरेडी 10 ईयर रूट के ऊपर हैं, आपकी वाइफ जो आपने अर्ज़ किया था। और इसकी भी फिक्र ना करें क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पहले पार्टनर रूट को देखते हैं और फिर बच्चे के थ्रू देखते हैं। तो इट डजंट मैटर कि आपने पार्टनर रूट पे अप्लाई किया या पेरेंट पे, दे विल ऑटोमेटिकली असेस बोथ कंडीशंस विद इन आपकी एप्लीकेशन पे। थैंक यू सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी तारिक भाई, आपसे छोटे छोटे 3-4 सवाल करने हैं। ओके। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, पूछें। जी ये कि पहला सवाल तो ये है कि हम लोग यूरोपियन फैमिली मेंबर हैं, तो हमें ये नेक्स्ट मार्च में 5 साल हो जाने एंटर जब हुए थे हम लोग, तो हमारे एक बेटे के पास 5 साल का रेजिडेंस कार्ड है, अब्बू की बिहाफ पे मिला उसको, नेशनल इनके अब्बू। तो मार्च में जब ये बच्चा हमारा अप्लाई करेगा तो ये इसको फिर ये दोबारा ये फिर साल का कार्ड अप्लाई करेगा या इसको इंडेफिनिट अप्लाई करना पड़ेगा? ये दोनों क्या एक ही चीज़ है? 5 साल का कार्ड जब अप्लाई करने के लिए ये बेटा अपना अभी ये जॉब कर रहा पूरे 5 साल से और इसके फादर जॉब कर रहे हैं, तो ये अपने और अपने फादर दोनों के सारे टोटल डॉक्यूमेंट साथ लगा के तो ये कार्ड अप्लाई करेगा। तो जब ये तो कार्ड मिल जाता है तो ये बच्चा अपनी वाइफ को पाकिस्तान से बुलाना चाहता है, तो फिर इसको 18,600 इनकम जब पूरी करनी पड़ेगी। तो मिसाल के तौर पर अगर इसकी इनकम पूरी नहीं होती तो ये अपने वालिद के सपोर्ट ले सकता है। और ये आखिरी भाई मुझे प्लीज़ बता दे कि हमने अपने पाकिस्तान से, मैंने अपने भाई पाकिस्तान से बुलाना है, मेरे पास भी इटालियन पासपोर्ट है, तो ये क्या आप बता दें कि ये दिसंबर में इसकी डेट ख़त्म हो जानी है या नेक्स्ट 6 मंथ और मिले एक्स्ट्रा दिए गए जून में इसका मतलब कि कोरोना की वजह से उन्होंने 6 महीने का हमें और टाइम दिए यूरोपीय लोगों को, क्या बता दें। और आपके बेटे तो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर नहीं है ना? नहीं उसके पास 5 साल का अब्बू के भी यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड मिला है उसको। थैंक यू। उसके पास पासपोर्ट नहीं है। थैंक यू सो मच जी। देखिए पहली बात तो ये है, पहले मैं 1-2 बातें क्लैरिफाई कर दूं जो इम्पोर्टेंट हैं कि जिन लोगों के पास पुराने रेजिडेंट कार्ड लगे हुए हैं, इवन परमानेंट रेजिडेंस भी है जिनके पास, मैं रिपीट करता हूँ, जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस भी है उनको भी प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करना है ताकि उनका परमानेंट रेजिडेंस इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के अंदर कन्वर्ट हो जाए ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर। और जिन लोगों के पास पुराने 5 साल के वीज़े हैं उन्होंने 31 दिसंबर से पहले अप्लाई करना है ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंदर ताकि उनको प्री सेटल स्टेटस 5 साल का मिल जाए। अगर किसी ने 31 दिसंबर से पहले अप्लाई नहीं किया तो उनको ये इजाज़त दी गई है, एज लॉन्ग एज वो इस कंट्री के अंदर हैं, वो जून 2021 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो आपने कुछ सवाल मुझसे पूछे, तो ये मैं जनरली एक बात बताना चाह रहा था। पहले आपने सवाल ये पूछा कि जब आपके बेटे के 5 साल पूरे हो जाएंगे वो अप्लाई करेगा तो उसको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने या फादर के। तो पहले मैं आपको एक बात क्लेरिफाई कर दूं कि आपका बेटा डिपेंडेंट है अपने फादर के ऊपर,
تو جب وہ سیٹلمنٹ اپلائی کرے گا اس نے اپنا نہیں دکھانا, اس نے یہ دکھانا ہے کہ میں اپنے فادر کا تھرو آؤٹ ڈپینڈنٹ ہوں یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہوں, اور میرے فادر ٹی ٹی رائٹ ایکسرسائز کرتے رہے اس پورے 5 سال کے اندر. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ جسٹ 5 سال کا ریزیڈنس پیریڈ. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ جو آپ کے اسپانسر ہیں انہوں نے تھرو آؤٹ ٹی ٹی رائٹ ایکسرسائز کی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اسپانسر کو چھوڑ دیتے ہیں, یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اسپانسر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوتا ہے, تو پھر وہ جب 5 سال بعد اپلائی کرتے ہیں تو ہوم آفس کہتے ہیں جی آپ نے تو ریکوائرمنٹ پوری میٹ نہیں کی. کیونکہ ایک لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ 5 سال اس ملک کے اندر رہیں. یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ 5 سال اس ملک کے اندر ہیں, ریکوائرمنٹ ہے آپ 5 سال اس ملک کے اندر ہیں. جو آپ کا اسپانسر ہے, میننگ اس کیس میں آپ کے والد, انہوں نے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کی ہے. اینڈ اسپیشلی کیونکہ آپ ان کے ڈپینڈنٹ ہیں یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہیں, آپ ان کے گھر کے اندر ہی رہ رہے ہیں یا آپ ان کے ڈپینڈنٹ ہی ہیں. تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے بعد میں 5 سال بعد لوگوں کو احساس ہوتا ہے وہ ہولڈ آن اے سیکنڈ یہ کیا ہو گیا, بیکاز ہم نے تو ٹریٹی رائٹ کی کنڈیشنز کو میٹ ہی نہیں کیا, یا ہم نے ایو ریگولیشنز کی کنڈیشن کو میٹ نہیں کیا. تو اس کا تھوڑا خیال رکھیں. پھر آپ نے بولا کہ جی ان کی ظاہری بات ہے جب ان کو پرماننٹ ریزیڈنس یا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ادھر مل جائے گا, اس کے بعد جب وہ اپنی وائف کو بلائیں گے تو وہ امیگریشن رول کے تحت بلائیں گے, بیکاز ظاہری بات ہے آپ کے بیٹے کے پاس یورپین پاسپورٹ نہیں ہے تو وہ یورپین قوانین کو فالو نہیں کر سکتا, اس کو برٹش لا کو فالو کرنا ہے جب اس کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آ جائے گا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ ابھی اپنے فادر کے ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہے تو وہ اپنی وائف کو بھی فادر کے تھرو اسپانسرشپ کرے, لیکن ادھر پھر ایک چھوٹی سی پرابلم آ جاتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کہلائیں گے, بیکاز وہ آلریڈی حصہ تو نہیں ہے نا فیملی کا. تو اس پہ ہوم آفس اگر جرا ریز کرنا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ جی یو کے آنے سے پہلے تو یہ آپ کی ڈپینڈنٹ نہیں تھیں, اب شادی کی بیسس پہ آپ ان کو ڈپینڈنٹ کریں, ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ یہ آپ کی ڈپینڈنٹ ہے, بیکاز ڈپینڈنسی آپ کو یو کے آنے سے پہلے بھی شو کرنی پڑتی ہے. تو وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو ہوم آفس ریز کر کے ایشو کریٹ کر سکتا ہے. ہاں ویسے ویزا دینے پہ آئے تو ہوم آفس کچھ بھی نہ مانگے, لیکن یہ کنڈیشنز ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی, یہ کنڈیشنز ہیں یورپین لا کی جن پہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ نے بھائی کی بات کی, آئی تھنک یہی آپ نے بولا میں ٹیلیون اپنے بھائی کو اسپانسر کرنا چاہتی ہوں, تو وہی بات ہے کہ جو انہوں نے ایکسٹینشن جون تک کی دی ہے وہ ڈائریکٹ فیملی ممبرس کو دی, ایکسٹینڈڈ کو نہیں دی. اینڈ اسپیشلی اگر آپ اپنے بھائی کو یا ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں بینگ اے یورپین نیشنل, 90% اس لیے فیل ہو جاتی ہیں اپلیکیشنز کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے فائنینشیل ڈپینڈنسی پروف کیسے کرنی ہے. ریلیشن شپ تو پروف ہو جاتی ہے لیکن فائنینشیل ڈپینڈنسی پروف نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا ایک فارمولا ہے, کیس لا ہے جو یہ بولتا ہے کہ جو فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے وہ آپ کے یو کے آنے سے پہلے بھی وہ آپ کے فائنینشیل ڈپینڈنٹ ہو. یہ نہیں کہ یو کے آ کے آپ ان کو شو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے فائنینشیل ڈپینڈنٹ ہیں اور آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ جی وہ آپ کو ویزا دیں گے. تو اس کے اوپر ریسنٹلی بھی ایک کیس لا آیا جس میں جج نے یہاں تک بولا ہے کہ فائنینشیل ڈپینڈنسی کنٹینیوس ہونی چاہیے فار اے لانگر پیریڈ. تو وہ ایک الگ میٹر ہے, ایک الگ ایشو ہے. تو آئی ہوپ میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا ہے, لیکن اگین جس طرح میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو یورپین ریگولیشن ہے بڑا انٹرسٹنگ ایریا آف لا ہے, ضروری ہے کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے اس کے اوپر پراپر ایڈوائس لیں. میں بہت زیادہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشنس کو دیکھتا ہوں ریفیوز ہو جاتی ہیں, اور ون آف دا ریزن اس لیے ریفیوز ہوتی ہیں کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یورپین لا کے اندر ریکوائرمنٹس کے ہیں جو آپ نے میٹ کرنی ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں اسپاؤس بھی ہوں یہاں پہ, اور میرا فرسٹ ایکسٹینشن کے لیے اپلیکیشن میری سبمٹ ہو گئی ہے. تو مجھے ہوم آفس کی طرف سے ای میل آئی تھی کہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ انہوں نے مجھے 3 سیکشن 1971 کے سیکشن میں انہوں نے مجھے آنسر دیا ہے, لیکن اب اس کے بعد مجھے اور کتنا ویٹ کرنا پڑے گا, بیکاز آلریڈی 3 منتھ ہو گئے ہیں. تو پلیز کائنڈلی آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. نارملی ہوم آفس کا جو جنرل ویٹنگ پیریڈ ہے وہ 6 مہینے کا ہے, تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ 6 مہینے تک ویٹ کر لیں, اور اگر 6 مہینے کے بعد بھی جواب نہیں آتا تو اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور ایم پی کو بولیں کہ ہوم آفس کو
چیس کرے. لیکن آج کل کووڈ کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں تھوڑی زیادہ ہیں, فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, اور ظاہری بات ہے جو لوگ جابیں کر رہے ہیں, جاب والے انسسٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہو, اور اگر اپلیکیشن ڈلی ہو تو وہ پھر بھی آپ کو تنگ کرتے ہیں. تو اس کی بیس پہ بھی آپ تھوڑا جلدی, یعنی کہ اگر 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے آپ کی اپلیکیشن کو, آپ اپنے ایم پی کے تھرو ہوم آفس پہ تھوڑا سا پریشر ڈلوا سکتے ہیں کہ جی میرا ڈیسیجن جلدی کر دیں, مجھے جاب کا ایشو ہے یا ٹریول کرنا ہے یا جو بھی آپ کی سچویشن ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے کوشچن پوچھنا تھا کہ میں جانے والے ہیں, وہ ادھر اسپاؤس ویزے پر آئے ہیں, تو انہوں نے اپنے بچوں کو پاکستان سے بلوانا ہے, تو انڈر 18 ہیں, ان کے 8 بچے ہیں, تو یہ کیا پیپر ورک ان کو چاہیے ہوگا, سیلری ریکوائرمنٹ کیا ہے, ان بچوں کو یہاں آ کر کتنا ٹائم رہنا پڑے گا؟ اوکے, اور مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے ہسبینڈ اینڈ وائف ادھر ہیں اور بچے ان کے پیچھے ہیں؟ اور جو وائف ہے وہ یہاں یو کے سے ہیں, اور جو بچوں کی والدہ وہ ادھر پاکستان میں ہیں. بچوں کی کیا والدہ یا والد؟ والدہ ان کی پاکستان میں, ان کے فادر ادھر ہیں یو کے میں, وہ اسپاؤس ویزے پر آئے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں یہ بچے انہی کے ہیں نا, اسٹیپ چلڈرن تو نہیں ہے, میں یہ پوچھ رہا تھا. ہاں جی انہی کی ہیں, انہی ہسبینڈ اینڈ وائف کے بچے ہیں. اوکے آپ فون رکھتے ہیں, میں جی بڑا امپورٹنٹ تھا میرے لیے یہ بات کلیئرفائی کرنا. دیکھیں جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے کہ میاں بیوی ادھر ہیں اور ان کے 8 بچے پاکستان میں ہیں. تو پہلی تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپینڈکس ایف ایم کے انڈر بچے نہیں بلائے تو آپ ڈائریکٹ بچوں کی سیٹلمنٹ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس اپلیکیشن کو کہتے ہیں انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر, یعنی کہ اگر وہ بچوں کو ویزا دیتے ہیں تو بچے ڈائریکٹ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر کے اوپر ادھر آتے ہیں, جو کہ آٹومیٹکلی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین بن جاتی ہے. اور آپ کو 18,600 کی بھی ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کرنی بچوں کو بلانے کے لیے آن دیئر اون. جو ریکوائرمنٹ قانون کی ہے وہ ہے ایڈیکویٹ مینٹیننس. اس کا ایک پراپر فارمولا ہوتا ہے جو میں نے پہلے شوز میں بول چکا ہوں. اب کیونکہ ہمارے پاس شو میں اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, وہ 8 بچوں کا ایڈیکویٹ مینٹیننس کا فارمولا بنا کے آپ کو بتا دیں گے کہ کتنی انکم ریکوائرمنٹ ہے ان آپ کے آئی تھنک کزن یا آپ جو بھی آپ نے بولا بردر تھے جن کے بچوں کو یہاں بلانا ہے. لیکن میں نے کیوں بولا یہ انہی کے بچے ہیں اور یہ انہی کی وائف ہے, کیونکہ اگر کبھی کبھی لوگ ہوتا ہے اپنے بچوں کو بلانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے سیکنڈ شادی ادھر کر لی ہوتی ہے, پھر وہ بچوں کو نہیں بلا سکتے جب تک ان کی سول رسپانسبلٹی نہ ہو بچوں کی. لیکن جو اچھی بات ہے کہ اگر اپینڈکس ایف ایم کے انڈر بچوں کو نہیں بلا لے, الگ سے بلا رہے ہیں, تو ان کو ڈائریکٹ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے جو آٹومیٹکلی ریمین بن جاتا ہے جب وہ ادھر آتے ہیں, اور 18,600 کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ایڈیکویٹ مینٹیننس کی ہے. تو پلیز کسی کمپیٹنٹ پرسن سے اس کے بارے میں پوچھ لیں, وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گے. اب مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا شو اختتام پہ آیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ.